गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक थर्मोस्टेटिक पॉलीमर देख रहे थे और इस थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स में दो कैटेगरी देख चुके हैं, एक कैटेगरी देखनी बाकी है। कौन कौन सी कैटेगरी हम देख चुके हैं? हमारा जो टॉपिक था थर्मोस्टेटिक रेजिन्स का, और इस थर्मोस्टेटिक रेजिन्स में अगर हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है, इसमें स्टडी किया है हमने पॉलिएस्टर का, पहली स्टडी। दूसरी स्टडी जो हमने किया है वो किया है फिनोलिक रेजिन्स का, ये दूसरी स्टडी है। और अगर तीसरी स्टडी देखी जाए तो वो कौन सा है? वो है एमिनो रेजिन्स का। ऐसा ये स्टडी पहले हम कर चुके हैं, इसको भी हम देख चुके हैं। ये तीसरा जो है एमिनो रेजिन्स है, इसको देखते हुए इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस को देखा जाएगा। एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिससे चीज़ों को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, साथ ही साथ आप उसको समझ सकें। जहाँ तक पॉलिएस्टर की बात रहती थी, तो पॉलिएस्टर में हम क्या देखते थे? पॉलिएस्टर में होता था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड with डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ये कॉम्बिनेशन किसके लिए है? पॉलिएस्टर के लिए है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंड विद डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहने का सेंस हो रहा था एरोमेटिक टाइप का रहता था, और अगर हमको बनाना होता था पेट, पेट इज अ पेट, पॉलीएथिलीन टेट्राथैलिक एसिड, टेरिथैलिक हमारा टेट्रा, टेरिथैलिक एसिड पूरा नाम लिख रहा हूं, पॉलीएथिलीन टेरिथैलिक एसिड। अगर हम इसका प्रिपरेशन देखते थे, या डेक्रॉन के नाम से जाना जाता है, डेक्रॉन। ऐसा अगर इसके प्रिपरेशन की स्टडी करते हैं तो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा होता था? वो देखिए ऐसा होता है, COOH ऐसा, और एक टेरिथैलिक एसिड ऐसा, एंड COOH ऐसा। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता था। और जब डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल की बात किया करते थे तो डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल मीन्स क्या होता था? डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल का मतलब होता था CH2 whole twice OH and OH ऐसा। ओके, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, या एथिलीन ग्लाइकॉल कहते थे, डाई लिखा था, एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से ये जाना जाता था, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था, यानी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में हम इस्तेमाल करते थे किसका? हम इस्तेमाल करते थे टेरिथैलिक एसिड, और उसका रिएक्शन किसके साथ देखते थे? उसका रिएक्शन देखते थे एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इसका रिएक्शन देखा जाता था, कंडेंसेशन रिएक्शन है, एग्जांपल जो है कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो आसानी से हम क्या करते थे? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करते थे, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल H2 है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते थे, और आसानी से क्या है, इसको आपस में एडअप कर लेते थे। तो ये कॉम्बिनेशन पहले हम देख चुके हैं, और ये कॉम्बिनेशन किसके लिए है? ये कॉम्बिनेशन है पॉलीएथिलीन टेरिथैलिक एसिड, या टेरिथैलेट के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये पहले देखा गया है। अब बात करते हैं फिनोलिक रेजिन्स की। अगर बात करेंगे फिनोलिक रेजिन्स में तो हमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हमेशा पता होनी चाहिए। अगर फिनोलिक रेजिन्स की हम बात कर रहे हैं तो हमेशा एक मॉलिक्यूल फिनोल का है, ओके, और हमारा फोकस इस फिनोलिक रेजिन्स में किस पर है? हमारा जो फोकस है वो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स पर। तो देखिए नाम से क्लियर है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स मतलब एक फिनोल का मॉलिक्यूल है, और
दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, कैसे? तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात इसकी कर रहे हैं, फिनोलिक रेजिन्स की बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल तो फिनॉल का है ऐसा, ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है, SCH ऐसा। इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग तरह के डेरिवेटिव मिलते हैं। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ये एडअप हो रहा था इस पर, इस पोजीशन पर, आर्थो पर, या तो पैरा पर, या तो आर्थो पोजीशन पर। किस फॉर्म में इसका एडिशन हो रहा था? तो CH2OH के फॉर्म में ऐसा। और ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं मिथाइल ऐसा। तो हमने 3 स्टेप में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप है इंसर्शन ऑफ मिथाइलॉल ग्रुप आइदर ऑन आर्थो पोजीशन और ऑन पैरा पोजीशन। तो या तो आर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर इसका इंसर्शन होता है। तो आपको अलग अलग तरह के मिथाइलॉल के डेरिवेटिव्स मिलते थे। फिर क्या होता था? फिर रिएक्शन जो है वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता था। आगे के जो रिएक्शंस होते थे वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करते थे। किन किन चीजों पर? कि जो कैटलिस्ट का नेचर कैसा है या कैटलिस्ट का बिहेवियर कैसा है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। और जो दूसरा हुआ करता था कि ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका रेशियो कितना है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके इस फिनोलिक रेजिन्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते थे। कौन कौन से मिलते थे प्रोडक्ट? जैसे कर देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं इन चीजों पर। तो जो स्टेप होता था फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के लिए, इस रेजिन्स को हमें बनाना है। तो जो पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज मेथाइलेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये मेथाइलेशन है। मेथाइलेशन मींस इंसर्शन ऑफ CH2OH this group either on ortho position or on para position. It is the ortho position, या तो ortho position पर या तो para position ऐसा। तो इस ग्रुप का इंसर्शन होता था फिनॉल पर। इस तरह के प्रोडक्ट मिलते थे। इंसर्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट का नेचर हुआ करता था वो देखिए या तो इस फॉर्म में होता था, इस फॉर्म में, और किस फॉर्म में होगा? देखिए तो इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट होगा आपका, या तो आपने आर्थो पोजीशन पर इंसर्ट कर रखा है या तो पैरा पोजीशन पर। तो ये आर्थो पोजीशन यहाँ भी दिखा सकते हैं और या तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये जो होता था आपका, ये फर्स्ट मेथाइलेशन की स्टेप होती थी। नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा सेकेंड स्टेप, इसे हटा देते हैं। जो सेकेंड हमारा स्टेप होता था वो नोवोलेक था। नोवोलेक फॉर्मेशन। अगर नोवोलेक फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो नोवोलेक फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था कि इस तरह के जो मेथाइलॉल ग्रुप्स हैं वो क्या करते थे? वो रिएक्ट करते थे फिनॉल के साथ और एक लॉन्ग चेन बनाते थे इस तरीके से। एंड व्हेन P/F रेशियो इज ग्रेटर देन 1, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो 1 से ज्यादा, और जो नेचर है कैटलिस्ट का वो होता था एसिड कैटलिस्ट। तो नोवोलेक बनता था। और नोवोलेक के बाद जो है तीसरा जो इसमें प्रोडक्ट बनता था उसे हम कहते थे, उसको किस नाम से जानते थे? रिसाइट के नाम से। ऐसा ये रिशॉल होगा। तो उसके बाद जो होगा रिशॉल होगा, रिशॉल रिशॉल
Aerosol formation when P by F ratio is less than 1 and then nature of base is basic. नेचर ऑफ कैटलिस्ट इज बेसिक, यानी बेसिक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो भी आपको एक लॉन्ग श्रृंखला मिलती है। मेथाइलॉल के ग्रुप जो होते हैं सेल्फ कंडेंसेशन में चले जाते हैं। सेल्फ कंडेंसेशन से रिशॉल बनता है और उसी रिशॉल के बाद फर्दर हीटिंग कर लेते हैं, तो जो फोर्थ प्रोडक्ट बनता है इसका, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा रिसर्च। रिसर्च इज अ 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर। ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा 3 डायमेंशनल, वो आपको रिसाइज है और वही आपका क्या है? बेकेलाइट भी। तो इस तरीके से 4 स्टेप में हमने पढ़ा है इस फेनोलिक रेजिन्स। तो ये 2 पढ़ चुके थे। जो नेक्स्ट होगा एमिनो रेजिन्स की बात कर रहे हैं। एमिनो रेजिन्स को ऐसा विस्तार में देखना पड़ेगा हमें। देखते जरा सा, ये भी थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है। एमिनो रेजिन्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहे हैं। एमिनो रेजिन्स दे हैव लाइट कलर। एमिनो रेजिन्स आर एमिनो रेजिन्स हैव लाइट कलर। ये खास इसका फीचर है, इन रेजिन्स में लाइट कलर है और कलरफुल होने के नाते जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम एमिनो रेजिन्स की बात करेंगे तो एमिनो रेजिन्स की हम बात कर रहे हैं तो एमिनो रेजिन्स में हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा? हमारा फोकस होगा यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स पर। तो यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स हमारा मेन फोकस होगा। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो जितने भी एमिनो रेजिन्स हैं उन रेजिन्स से फॉर्माल्डिहाइड का जो रिएक्शन होता है वो किसी ना किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से होता है। अगली बात अगर हम लिखें तो एमिनो रेजिन्स कैन बी prepared by reaction of formaldehyde with nitrogen containing groups or compounds। ऐसा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है वो है आपका यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। एग्जांपल इज यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कड़ी है वो है आपका यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स की। तो यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स नाम से क्लियर है। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स पर देखना है तो एक जो इसका पोर्शन है यूरिया है और दूसरा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो है फॉर्माल्डिहाइड। तो दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है NH2CONH2। ये फार्मूला है किसका? ये फार्मूला है यूरिया का और फॉर्माल्डिहाइड है HCH। तो इसी का रिएक्शन हमें देखना है कि अगर यूरिया फॉर्माल्डिहाइड के रेजिन्स को बनाना है तो कैसे बनेगा। तो प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं सबसे पहले। प्रिपरेशन में क्या है?
NH ये 2 हो गया, CO NHH ये भी NH2 लिखा गया है। एंड फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड को हम लिखते कैसे हैं, HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब होगा क्या, ये फॉर्मल्डिहाइड जो है ये फिर से कन्वर्ट होगा एक हाइड्रोजन को ले करके मिथाइलॉल डेरिवेटिव CH2H में, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें देखना इसको है तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम H इस साइड कर दे रहे हैं NH, और ये H के साथ ही मिलकर के हो गया है CH2H, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH and then C double bond O and then N dot H dot H, ऐसा, ये NH2 है। तो देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल वे में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे किससे, एक मिथाइलॉल ग्रुप से। तो बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं। ये तो बात आपकी है जब हमने एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड को लिया है। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाए, तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाए इंस्टेड ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मतलब इसकी मॉलिक्यूल की संख्या अगर मैं 2 कर दूँ यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ एक दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो है यहाँ पे, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए आपको इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, या तो आप ये या तो वो दोनों आप बना सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड को दिखा रहे हैं तो जो पहला प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, और अगर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो बाद वाला होगा। ओके, तो या तो आप फर्स्ट बना सकते हैं या सेकंड, या दोनों को ही रिएक्शन में दिखा सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी ये मोनोमर नहीं है, अभी मोनोमर करने के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के कन्वर्ट किसमें होगा, तब जाकर के कन्वर्ट होगा एक मोनोमर में। तो अभी अगला एक कंडेंसेशन रिएक्शन होने जा रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होगा इसको हम देखने जा रहे हैं। जो ये पहला है ये मोनोमेथाइलॉल यूरिया, इसका नाम है मोनोमेथाइलॉल यूरिया, ये मोनोमेथाइलॉल यूरिया है। और जो दूसरा आपका है ये आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका डाई मेथाइलॉल यूरिया। जितने मेथाइलॉल ग्रुप होंगे उसके हिसाब से लिखा जा रहा है, तो इसका नाम होगा डाई मेथाइलॉल यूरिया। तो ये पहला आपका है मोनोमेथाइलॉल यूरिया और दूसरा है डाई मेथाइलॉल यूरिया। नाम कैसे लिखा जा रहा है, तो ये नाम जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने मेथाइलॉल ग्रुप जो हैं प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, अगले स्टेप में ये देखेंगे कि कैसे ये जो मोनोमेथाइलॉल यूरिया या डाईमेथाइलॉल यूरिया जो है कैसे कन्वर्ट हो रहा है अपने मोनोमर में। तो मोनोमर का प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। वास्तव में जो मोनोमर का प्रिपरेशन है वही कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा इसको देखने जा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं मोनोमेथाइलॉल यूरिया से। तो अगर मोनोमेथाइलॉल यूरिया है तो देखिए किस तरीके से होगा, ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O, ऐसा। कंडेंसेशन रिएक्शंस में ये हाइड्रोजन और ये OH ये आपस में मिल करके वाटर बना रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसा। और ये वाटर का फॉर्मेशन होने के बाद आप क्या देखोगे कि बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि इसका एक जो है मोनोमर मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए अब इसका बिहेवियर किस तरह से होगा, मोनोमर की तरह होगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक मोनोमर मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। ये एक तरह का लीनियर पॉलीमर होगा।
इस तरीके से जो बनेगा आपका पॉलीमर वो लीनियर बनेगा, ये लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, सीधा सीधा एडअप होता जाएगा ऐसा। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या करते हैं, अगर आप डाई मिथाइल और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जरा उसको देखा जाए करके। कुछ ऐसे अगर आप डाई मिथाइल और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर से वही होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसा, और दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होंगे ऐसा। और किस तरीके से आपको दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा NCS2 C डबल बॉन्ड O एंड देन NCS2, देखिए ऐसा। तो इस तरीके से आपको मोनोमर बनता हुआ दिखाई देगा। ये मोनोमर किससे बना है, इस मोनोमर को हमने बनाया है जब हमने डाइमिथाइल यूरिया का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप मोनोमर को देखेंगे। लेकिन ये जो आपका मोनोमर है ये लीनियर पॉलीमर नहीं बनाएगा, ये क्रॉस लिंक्ड बनाएगा। क्रॉस लिंकिंग इसमें पॉसिबल है। दोनों ही छोर पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही छोर पर क्या है, वैकेंसीज हैं, इनसे एडअप हो सकता है। तो ये जो आपका इससे जो रिजल्टेंट पॉलीमर बनेगा वो हमेशा कैसा बनता है, वो हमेशा बनता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इस तरीके का पॉलीमर बनता है ऐसा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको प्रिपरेशन मैंने बताया किसका, ये प्रिपरेशन मैंने आपको बताया हुआ है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स का। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स का ये प्रिपरेशन है। अब इनको आपस में आप जोड़ लेते हैं, एडअप करके चले जाते हैं, तो आपको एक लंबी श्रृंखला दिखाई देगा और उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम जानेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के नाम से। ओके, इसको एडअप करते चले जाइए, एक के बाद एक के बाद एक एडअप करें। एक बना देंगे आपके लिए चेन हम, एक बना देते हैं चेन आपके लिए तो आसानी हो जाएगी। एक बनाने जा रहे हैं चेन, देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच्ड है आपका CO एंड देन नेक्स्ट नाइट्रोजन के साथ एंड CS2 एंड CS2 यहाँ पे होगा ऐसा, देन अगेन CO ऐसा, देन इसी को रिपीट करके CS2 एंड CS2 एन, इस तरह का रिपीटिशन करिए, फिर से CS2 आ जाएगा, फिर से CS2 यस। फिर जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ से फिर से आप CO से लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से मैं कहूँगा तो फिर से CS2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर से मैं जोड़ूंगा तो ये फिर CO हो जाएगा ऐसा, ये फिर CS2 हो जाएगा, ये फिर CS2 हो जाएगा, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, CO से एडअप हो जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक क्रॉसलिंक श्रृंखला जो है बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये क्रॉसलिंक श्रृंखला है, ये सब सी। तो ये जो स्ट्रक्चर किससे है, ये जो है डेरिवेटिव किसका है, इसका है, जिसे आप किस नाम से जान रहे थे, डाइमेथाइलॉल के नाम से जान रहे थे। इस डाइमेथाइलॉल यूरिया का ये डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनने के बाद क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज को देखनी, स्टडी करनी होगी। जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा वो सेक्शन होगा प्रॉपर्टीज ऑफ
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसके बारे में। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स की प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज अभी हमने कुछ टाइम पहले लिखा था कि दे आर लाइट इन कलर, दे आर लाइट इन कलर। ये पहली प्रॉपर्टीज है कि कलर में लाइट है और साथ ही साथ लाइट को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। ये लाइट अगर इस पर पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन से इसमें लाइटनिंग भी आती है, तो कलरफुल है। सबसे खास बात ये है। नेक्स्ट जो होगा, अगली बात है व्हाट इज देयर हीट एंड moisture, their heat and moisture resistance are lower than those of phenolic resins। अगर हम बात करते हैं इसके मॉइस्चर रेजिस्टेंस की या इसके हीट रेजिस्टेंस की, तो चाहे इसका हीट रेजिस्टेंस हो चाहे इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस हो, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है फिनोलिक रेजिन्स के अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। तो जब भी हमें मॉइस्चर एंड हीट रेजिस्टेंस में चूज करने की बात आती है तो हम फिनोलिक रेजिन्स को चूज करते हैं। हम अगर हीट की बात आएगी या हम किसे चूज कर सकते हैं, हमारे चूज करने का पैरामीटर होता है वो क्या होगा, वो होगा हमारा फिनोलिक रेजिन को चूज किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसके इंसुलेशन से संबंधित है, तो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन संबंधित है। तो दे हैव गुड electrical insulating properties, electrical insulating properties। तो बहुत ही अच्छा इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी यानी इसका इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल के सामान बनाने में होगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला जो है they are resistant to oxidation to oil। ऑयल से ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है, मतलब डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, ग्रीस से भी नहीं है, एंड वीक एसिड्स इनके द्वारा इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोरोजन पॉसिबल नहीं है इसके द्वारा। तो ना तो ये ऑयल के साथ रिएक्शन करता है, ना तो ग्रीस के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही वीक एसिड के साथ इसका रिएक्शन है, ऐसा। और अगली बात क्या है कि हार्ड है ये, और इसमें स्क्रैच का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो स्क्रैच प्रूफ है, कह सकते हैं दे आर हार्ड एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस and scratch resistant। तो ये इसकी खूबी है। और अगला एडहेसिव नेचर है इसका, दे आर एडहेसिव इन नेचर, दे आर एडहेसिव इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम बताएंगे इसके यूजेस। तो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी होंगी कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। लाइट इन कलर है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है,
लेकिन फिनोलिक रेजिन से कम है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है। ऑयल, ग्रीस या वीक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। हार्ड एंड स्प्लिट रेजिस्टेंट है और इसका जो नेचर है वो एडहेसिव है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज या इसकी सारी खूबियाँ हैं। इसके यूजेस अगले टर्म पे हम देखेंगे, उसको वहाँ पे बाइंड अप किया जाएगा। ओके, थैंक यू।